नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो है शब्द और पद। इसके अंतर्गत हम शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, पद की परिभाषा एवं पद के भेद देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के माध्यम से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होगी यह हम देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य पूर्ण होगा, शब्द और पद के बारे में जानेंगे। दूसरा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों को समझेंगे। तीसरा, शब्द के विभिन्न भेदों को समझेंगे। चौथा, पद के प्रकार जानेंगे। और पांचवा, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द से अभिप्राय। ध्वनियों के प्रत्येक मेल से शब्द नहीं बनते हैं। जैसे नरग, यजवी, रश्मि। इन शब्दों का हिंदी में कोई अर्थ नहीं है, अतः जिसका कोई अर्थ नहीं है वह शब्द नहीं है। स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ विभिन्न अनुक्रमों में आकर शब्द की रचना करते हैं। जैसे न जमा अ जमा ग जमा अ जमा र जमा अ। तो इन स्वर और व्यंजन ध्वनियों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है नगर। दूसरा उदाहरण है फ जमा अ जमा स जमा अ जमा ल जमा अ। तो इन व्यंजन और स्वर ध्वनियों से भी एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है फसल। इसी तरह से न जमा आ जमा म जमा अ से शब्द बनेगा नाम, और ग जमा ई जमा त जमा आ से शब्द बनेगा गीता। तो इस तरह से जिन शब्दों का अर्थ हमें प्राप्त होता है उन्हें ही हम शब्द कहते हैं। जिससे कोई भी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है उसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं। अतः शब्द भाषा की सार्थक तथा अर्थवान इकाई है। इकाई अर्थात यूनिट। पहले पाठ में हमने देखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन वर्णों का जो मेल होता है और उसके बाद जो सार्थक तथा अर्थवान इकाई बनती है, अर्थात छोटी सी इकाई जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं, तो उस इकाई को हम शब्द कह सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राधा, मनोहर, सुरेश, कोलकाता, वंदना आदि। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, क्योंकि वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द वाक्य के नियमों से मुक्त होता है। जैसे पीना, खाना, देना, ये क्रिया शब्द हैं। यह शब्द वाक्य के बाहर होने के कारण किसी भी नियमों में बंधा हुआ नहीं है, अतः ये स्वतंत्र हैं। किसी इकाई के स्वतंत्र होने के दो अर्थ हैं जो किसी के तंत्र में बंधा हुआ नहीं है। जैसे आना, जाना, लाना, देखना, ठहरना, जो केवल अपने अर्थात स्व तंत्र में बंधा हुआ है। जैसे ड, ढ, न, विसर्ग, अनुस्वार आदि व्यंजन शब्द के आरंभ में नहीं आ सकते। यह नियम, व्यवस्था या यह तंत्र शब्द का अपना है। तो इस तरह से इन शब्दों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। यह एक नियम है शब्दों का। इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि स्वर और व्यंजन है तो स्वर और व्यंजन का अर्थपूर्ण मेल शब्द कहलाता है, अर्थात इनसे कुछ ना कुछ अर्थ की प्राप्ति होती है। अब हम शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। भाषा में शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा में शब्द असीमित होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। शब्द भाषा का वैभव व संपदा है। सभी शब्द एक जैसे नहीं होते हैं,
अतः शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहला शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात उसकी उत्पत्ति अर्थात उसका निर्माण कहाँ से हुआ है, उसका सोर्स कहाँ से है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसका पहला भेद है तत्सम शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। तत्सम यह शब्द तत् जमा सम से बना हुआ है। तत् अर्थात उससे, सम अर्थात समान, तो उसके समान अर्थात संस्कृत के समान, तो संस्कृत के जैसे के वैसे शब्द यहाँ पर लिए जाते हैं, तो इसीलिए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, मातृ, पितृ, अग्नि, सूर्य, शशि, सविता, वन, माला, पत्र, सर्प, सत्य आदि इसके उदाहरण हैं कि ये सभी शब्द संस्कृत से जैसे के वैसे लिए गए हैं, अतः इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। दूसरा भेद है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तद्भव शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत् अर्थात उससे, भव अर्थात निर्माण हुए, तो उससे निर्माण हुए अर्थात संस्कृत भाषा से जो शब्द निर्माण हुए होते हैं, मतलब उनमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन लाए जाते हैं और उन शब्दों को लिया जाता है, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, जैसे कि मातृ से माता शब्द बना है, पिता जो कि संस्कृत के पितृ शब्द से बना है, अग्नि से बना हुआ आग शब्द है, सूर्य से बना हुआ सूरज शब्द है, उसी तरह से हाथी, सच, आग, मौत, बहू, पत्ता, सांप आदि शब्द भी संस्कृत शब्द से बने हुए हैं। सच यह सत्य से बना हुआ है, मौत यह मृत्यु से बना हुआ है, बहु यह वधु से बना हुआ है, पत्ता यह पत्र से बना हुआ है और सांप यह सर्प से बना हुआ है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तीसरा भेद है देशज शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो शब्द साधारण की भाषा में प्रचलित हैं और संस्कृत या किसी अन्य भाषा से नहीं बल्कि भारत में प्रचलित अन्य बोलियों से लिए गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो अपने देश में ही तैयार होते हैं, तो वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, लड़का, खिड़की, कपड़ा, रोटी, झाड़ू, पगड़ी, घोंसला, भरोसा आदि शब्द न संस्कृत भाषा से आए हैं न किसी और भाषा से, बल्कि यह भारत में बोली जाने वाली बोलियों से ही तैयार हुए हैं, तो इसीलिए इन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। अगला भेद है विदेशज शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो देश में तैयार नहीं होते हैं, विदेशों से, दूसरे देशों से आते हैं, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे मशीन, पेंट, बस, स्टेशन, शेर, अनार, बीमार, वकील, कदम, कमरा, आसमान आदि शब्द ये विदेशी शब्द हैं जो दूसरे देशों से, विदेशों से आए हुए हैं। शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा भेद है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत पहला भेद है रूढ़ शब्द, अर्थात प्रचलित शब्द। ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ न निकलता हो तथा जो परंपरा से कोई अर्थ प्रकट करते हों, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन यह किसी विशेष वस्तु के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल, घर, घास, घोड़ा, हाथ, पैर, थाली, छत, दिन, रात आदि ऐसे अनेक शब्द हैं कि जिनके खंड करने पर कोई भी विशेष अर्थ नहीं निकलते हैं, बल्कि यह रूढ़ी परंपरा से सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यह शब्द चलते आ रहे हैं।
इसका दूसरा भेद है यौगिक शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्य या शब्दांशों से बने हों और जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात इनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। जैसे देशभक्ति, देश जमा भक्ति, तो देश की भक्ति, तो यह इसके अर्थ निकलता है। घुड़सवार, यह शब्द बना है घोड़ा जमा सवार से, अर्थात घोड़े पर सवार व्यक्ति, इसे घुड़सवार कहते हैं। परोपकार, पर जमा उपकार, तो अर्थात पर अर्थात दूसरा, दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करना अर्थात परोपकार। स्नानालय, स्नान जमा आलय, स्नान अर्थात नहाना और आलय अर्थात जगह या स्थान, तो नहाने का स्थान या नहाने की जगह को हम स्नानालय कहते हैं। तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात उनका कुछ अर्थ भी निकलता है जो रूढ़ी परंपरा से चले आते भी हैं और जिनका कुछ विशेष अर्थ भी निकलता है। जैसे हिमालय, पीतांबर, नीलकंठ, दशानन, पंकज, त्रिलोचन, चिड़ियाघर, गोपाल, घनश्याम आदि शब्द योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं, जो रूढ़ भी है और यौगिक भी है, दोनों से यह बने हुए होते हैं। शब्दों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार के अंतर्गत पहला भेद है सामान्य शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो सामान्य जनता द्वारा बोलचाल के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वे सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे मकान, साइकिल, जन्म, दाल, चावल, सड़क, मृत्यु, काम, पानी आदि शब्द होते हैं जो सामान्य जनता के द्वारा बोलचाल के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, अतः इन्हें सामान्य शब्द कहा जाता है। दूसरा भेद है प्रयोग के आधार पर का तकनीकी शब्द। तकनीकी अर्थात टेक्निकल वर्ड्स, तो तकनीकी शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनका अर्थ पूरी परिभाषा देकर ही समझाया जा सकता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। अर्थात उसकी हमें डेफिनेशन अर्थात परिभाषा देनी ही पड़ती है, उसके सिवाय उन शब्दों को हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे विज्ञान से संबंधित शब्द, जैसे पर्यावरण, प्रदूषण, ध्वनि, प्रकाश, सौर ऊर्जा आदि ये शब्द ऐसे हैं कि जिनकी हमें परिभाषा देनी पड़ती है या जिनके अर्थ हमें बताने पड़ते हैं। प्रशासन से संबंधित शब्द अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित शब्द, जैसे सीमा, कनिष्ठ, शुल्क, वित्त, प्रबंधक, आयोग, लेखापाल आदि ऐसे प्रशासन से संबंधित शब्द है कि जिनकी परिभाषा देनी ही पड़ती है। साहित्य शास्त्र से संबंधित शब्द, जैसे दोहा, छंद, रस, चौपाई, साखी, सुनीत, अलंकार, लक्षणा, अभिधा आदि शब्द, तो इन शब्दों को के भी अर्थ बताने पड़ते हैं, इनकी परिभाषा देनी पड़ती है। अर्थात इन सभी शब्दों को तकनीकी शब्द कहा जा सकता है। अगला भेद है अर्ध तकनीकी शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य तथा विशेष दोनों रूपों में होता है, वे अर्ध तकनीकी शब्द कहलाते हैं। तो अर्थात ये सामान्य तथा विशेष दोनों रूपों में इनका प्रयोग किया जाता है। सामान्य शब्दों की तरह भी इनका प्रयोग किया जाता है और इनकी परिभाषा भी दी जाती है, तो ऐसे शब्दों को अर्ध तकनीकी शब्द कहा जाता है। जैसे नाटक। शब्दों के वर्गीकरण का चौथा आधार है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसका पहला भेद है एकार्थी शब्द, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जा सकता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रात, घर, पुस्तक, दिन, पक्षी आदि, इनका एक ही अर्थ निकलता है और कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा भेद है
अनेकार्थी शब्द, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए किया जा सकता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे माया, माया का अर्थ है मोह या फिर माया का अर्थ है ममता। खग, खग का अर्थ एक खगोलीय पिंड भी है जो सूर्य की ओर घूमता है, या फिर खग का अर्थ पक्षी भी है, या खग का अर्थ बाण भी है जो धनुष से निकलता है। उत्तर, उत्तर का अर्थ एक तो उत्तर देना अर्थात आंसर भी है, और उत्तर अर्थात उत्तर दिशा के अर्थ में भी है। कर्ण, तो कर्ण का अर्थ है कान, या फिर कर्ण का अर्थ होता है ज्यामिति में प्रयोग में लाया जाने वाला कर्ण, अर्थात जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, जहाँ पर 90 अंश का कोण होता है तो उसे हम कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में उसे हाइपोटेनस कहते हैं। राग, राग का अर्थ है संगीत का एक प्रकार, और दूसरा अर्थ निकलता है गुस्सा। मत, मत का अर्थ है कि किसी भी बात के बारे में अपना मत रखना अर्थात अपना ओपिनियन रखना, और दूसरा है मत देना अर्थात वोट करना। अगला शब्द है हल, हल के भी दो अर्थ निकलते हैं, एक जो किसान खेत में हल चलाते हैं वह वाला हल, और दूसरा हल अर्थात सॉल्यूशन, मतलब किसी भी प्रश्न समस्या का समाधान निकालना, उसे हल कहते हैं। दल, दल के भी दो अर्थ निकलते हैं, एक दल अर्थात समूह जिसे हम कहते हैं, और दूसरा दल अर्थात पार्टी जो जनता दल कहते हैं, तो वह वाला उसका भी अर्थ निकलता है। अगला भेद है समानार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, अर्थात समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जैसे तिमिर का अर्थ है तम, अंधेरा का अर्थ है अंधकार, माता का अर्थ है माँ, सुगंध का अर्थ है सौरभ, रात का अर्थ है रैन। तो ये समान अर्थ देने वाले शब्द हैं जिन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। अगला भेद है विलोम शब्द। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले। जैसे सुख दुख, ऊपर नीचे, काला गोरा, नूतन पुरातन, अनुज अग्रज, एक अनेक। शब्दों के वर्गीकरण का पांचवा आधार है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके दो भेद है मुख्यतः, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। सबसे पहले देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। परिवर्तन अर्थात बदलाव आना, चेंजेस आना। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, काल के अनुसार बदलाव किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। चाहे कोई भी संज्ञा रहने दो, सर्वनाम रहने दो, विशेषण रहने दो या क्रिया रहने दो, उनमें लिंग वचन, कारक और काल के अनुसार बदलाव होते ही हैं। तो दूसरा भेद है इसका अविकारी शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता अर्थात बदलाव नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये शब्द ऐसे होते हैं कि इनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है, किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होते हैं। दोस्तों, हमने शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की है, अब हम पद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पद क्या होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। वाक्य के अंतर्गत होने के कारण शब्द भाषा के नियमों से बंधा होता है, अतः पद का प्रयोग कोश में नहीं हो सकता, अर्थात किसी भी तरह से डिक्शनरी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका प्रयोग वाक्य में ही होता है। तो जो शब्द
वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है तो वह पद कहलाता है। वाक्यों में एक ही शब्द के अनेक रूप मिलते हैं, जैसे लड़के ने आम खाया, लड़कों ने काम नहीं किया, लड़कों मेरी बात सुनो। महिला ने गीत गाया, महिलाओं ने गीत गाए, महिलाओं मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं जो कि वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वाक्य में प्रयोग में लाया गया कौन सा भी शब्द हो तो उसे हम पद कहते हैं। तो जब उस शब्द का अलग से अध्ययन किया जाता है, कोश में अध्ययन किया जाता है, अलग से शब्द को देखते हैं तो वह शब्द होता है, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में आता है तो वह पद का रूप धारण करता है, अर्थात वह पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कोई न कोई प्रकार्य अवश्य करता है, अर्थात कुछ न कुछ काम जरूर करता है वहां पर आने के बाद। जैसे राम ने राज को किताब दी, यहां पर राम करता है और राज कर्म का है। तो राम यह यहां पर कर्ता का काम कर रहा है, राज यह कर्म का काम कर रहा है। वाक्य में कभी कभी कोई क्रिया शब्द संज्ञा का प्रकार्य करता है, तब वह संज्ञा पद बन जाता है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ पर टहलना यह एक क्रिया है, लेकिन वह यहाँ पर संज्ञा का काम कर रही है। खेलना बच्चों का काम है, तो खेलना यह भी एक क्रिया है, लेकिन वह यहाँ पर संज्ञा का काम कर रही है। बांटना हमारा धर्म है, तो बांटना यह क्रिया होने के बावजूद भी यहाँ पर संज्ञा का काम कर रहा है। रूठना अच्छी बात नहीं है, तो रूठना यह भी एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा का काम कर रही है। तो जो भी क्रियाएं होती है वो वाक्य में शुरू में आते हैं तो वह संज्ञा का काम करते हैं। तो जैसे कि ये उदाहरण हमने देखे हैं। पद को शब्द रूप भी कहते हैं, क्योंकि उसमें रूप बदलने वाले प्रत्यय जुड़ जाते हैं, जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों आदि। पदों के अब हम भेद देखते हैं। तो पदों के भेद है संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद और क्रिया विशेषण पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है, अतः जिस वर्ग का शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है वह उसी वर्ग का पद कहा जाता है। पद को पदबंध भी कहा जाता है। पदबंध अर्थात दो या दो से अधिक पदों के समूहों को, पदों के बंध को पदबंध कहा जाता है। पद के कुछ उदाहरण देखते हैं। आज अविनाश ने उसे 10 रुपये दिए। इस वाक्य में आज क्रिया विशेषण शब्द है, अतः वह क्रिया विशेषण पद है। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो रुपए दिए, कब दिए, ऐसा प्रश्न पूछने के बाद जो हमें उत्तर मिलता है वो होता है क्रिया विशेषण। तो कब दिए, आज दिए, तो आज यह कालवाचक क्रिया विशेषण का रूप है। तो इसीलिए ये क्रिया विशेषण शब्द ही यहां पर क्रिया विशेषण पद कहलाता है। अविनाश यह संज्ञा शब्द है, अतः वह संज्ञा पद है। उसे सर्वनाम शब्द है, अतः वह सर्वनाम पद है। 10 विशेषण शब्द है, अतः वह विशेषण पद है। 10 यह विशेषण का संख्यावाचक विशेषण भेद है, अर्थात यह संख्या का बोध करता है, तो इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। तो यह विशेषण पद कहलाता है। रुपये संज्ञा शब्द है, अतः वह संज्ञा पद है। दिए क्रिया शब्द है, अतः वह क्रिया पद है। दूसरा उदाहरण है, कल राधा ने मुझसे 2 पेन लिए। इस वाक्य में कल क्रिया विशेषण शब्द है, अतः वह क्रिया विशेषण पद है। राधा संज्ञा शब्द है, अतः वह संज्ञा पद है। मुझसे सर्वनाम शब्द है, अतः वह सर्वनाम पद है। 2 विशेषण शब्द है, अतः वह विशेषण पद है। पेन संज्ञा शब्द है, अतः वह संज्ञा पद है। लिए क्रिया शब्द है, अतः वह क्रियापद है। तीसरा उदाहरण, मेरा मकान बड़ा है।
इस वाक्य में मेरा शब्द के स्तर पर सर्वनाम शब्द था, पर इस वाक्य में विशेषण का प्रकार्य करने के कारण यह विशेषण पद अर्थात सार्वनामिक विशेषण बन गया है। मेरा मकान, तो मकान के बारे में विशेष जानकारी देने वाला यह मेरा शब्द है, तो मकान के बारे में, संज्ञा के बारे में जानकारी देता है, तो यह सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर बन गया है, तो इसीलिए इसे विशेषण पद कहते हैं। अगला उदाहरण है, वह साड़ी बहुत सुंदर है। इस वाक्य में वह शब्द के स्तर पर सर्वनाम शब्द था, पर इस वाक्य में विशेषण का प्रकार्य करने के कारण यह विशेषण पद बन गया है, अर्थात सार्वनामिक विशेषण बन गया है। साड़ी के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द वह है, इसीलिए वह सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, तो इसीलिए वह विशेषण पद कहलाता है। अगला उदाहरण है, चलना मेरा काम है। उपर्युक्त वाक्य में चलना शब्द के स्तर पर क्रिया शब्द था, पर इस वाक्य में संज्ञा का प्रकार्य करने के कारण वह संज्ञा पद बन गया है। चलना, इससे वाक्य की शुरुआत हुई है और यह संज्ञा का काम कर रहा है, तो इसीलिए यह संज्ञा शब्द ही संज्ञा पद कहलाता है। अगला उदाहरण है, हंसना किसे अच्छा नहीं लगता है। इस वाक्य में भी हंसना शब्द के स्तर पर क्रिया शब्द था, पर इस वाक्य में संज्ञा का प्रकार्य करने के कारण यह संज्ञा पद बन गया है। तो इस तरह से क्रिया होने के बावजूद भी वह संज्ञा का काम कर रहा है, इसीलिए उसे संज्ञा पद कहा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने शब्द और पद के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।